देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अमल किया है। योगी ने 24 घंटे के अंदर ही 2000 करोड़ से ज्यादा लोगों को पैसे बांट दिए हैं। केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने सबसे तेजी से केंद्र सरकार के पैकेज पर अमल भी शुरू कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही प्रदेश में MSME सेक्टर को मजबूत करने की तैयारी में जुटे हुए थे, लिहाजा केंद्र सरकार के निर्देशों के तुरंत बाद यूपी में ग्राउंड जीरो पर एक्शन शुरू हो गया। 24 घंटे में यूपी में बटे 2002 करोड़ के लोन। MSME सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को दिए लोन। लॉकडाउन में इतना लोन देने वाला पहला राज्य यूपी में करीब 90 लाख MSME इकाइयां हैं। एक जिला एक उत्पाद पर विशेष फोकस होगा। रोजगार संगम ऑनलाइन मेला का आयोजन, 2 लाख लोगों को मिलेगी रोजगार की गारंटी। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर MSME सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। रोजगार उपलब्ध कराने में युद्ध स्तर पर जुटे सीएम योगी ने MSME का पोर्टल लॉन्च किया है। इससे ऑनलाइन लोन मेले का आयोजन किया जाएगा। MSME सेक्टर में कार्य करने वाले यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है। देश का सबसे बड़ा MSME सेक्टर यूपी में है। कोरोना महामारी के दौरान ही यूपी में 26 PPE किट की यूनिटें खड़ी हुई थी। इसे देखते हुए अब आगे भी हर इकाई में कम से कम एक नया रोजगार सृजित करने की कोशिश होगी। सीएम योगी ने उद्योग लगाने को लेकर नियम भी लचीले किए ताकि उत्तर प्रदेश में उद्योगपति आए। उद्योग लगाने के लिए NOC की पूरी प्रक्रिया ऑटो मोड में पूरी होगी। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 472 नए मामलों से हड़कंप मचा है। वहीं सीएम केजरीवाल जनता की तरफ से लॉकडाउन को लेकर दिए गए सुझावों के साथ सामने आए। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए। कोरोना के मामलों में पिछले 24 घंटों में सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 472 नए मामलों से हड़कंप मच गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर सबके सामने आए। 17 मई के बाद दिल्ली में क्या खुलना चाहिए, इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। इसमें मास्क न पहनने पर कड़ी कार्रवाई, ऑड इवन से दुकान खुलने देने की आइडिया शामिल है। 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि 5 लाख से ज़्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। इस पे लगभग सबकी आम सहमति है कि जितना भी खोला जाए सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी होनी चाहिए और कई लोगों ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों पे सख्त फाइन लगना चाहिए। ऑटो टैक्सी खुलनी चाहिए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक की इजाजत हो। बस चलनी चाहिए क्योंकि दफ्तर खुले। कंस्ट्रक्शन की इजाजत मिलनी चाहिए। शॉपिंग मॉल भी धीरे धीरे खुलने की तरफ बढ़ने चाहिए। होटल ना खुलें लेकिन पाबंदियों के साथ रेस्टोरेंट खुलें। सैलून और सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलने चाहिए। केजरीवाल ने इनमें से कई सुझावों को पढ़कर भी सुनाया। केजरीवाल ने कहा कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि लॉकडाउन अभी नहीं खुलना चाहिए लेकिन पाबंदियों के साथ रेस्टोरेंट खोले जाने चाहिए। इन सुझावों के साथ केजरीवाल ने कहा कि अब केंद्र सरकार को तय करना है कि आखिर दिल्ली को कितनी छूट देनी चाहिए। दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए, हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा। उसके आधार पे सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज शुरू होंगी। अब देखना है कि केंद्र सरकार दिल्ली को कितनी छूट देती है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रवासी मजदूरों का दर्द TV9 भारतवर्ष के जरिए देश ने आज देखा। बीजेपी के साथ दिल्ली सरकार भी मदद को सामने आई। अब ओडिशा से आए 40 मजदूरों को शेल्टर होम तक पहुंचा दिया गया है। दिल्ली में फंसे ओडिशा के 40 मजदूरों के लिए TV9 भारतवर्ष की मुहिम रंग लाई। अब इन मजदूरों को शेल्टर होम में रखा जा रहा है। इनके लिए खाने का इंतजाम हो चुका है। दरअसल TV9 भारतवर्ष ने फरीदाबाद और पलवल से आए इन मजदूरों की खबर दिखाई थी, जिसमें ये मजदूर रो रो कर अपना दर्द बयां कर रहे थे। कहाँ मेरे पास 5-7 हज़ार में गाँव जाएगा, मोबाइल नहीं मेरे पास, जहाँ देते गरीब सेठ लोग वहाँ खा के हम फुटपाथ में उधर जाओ मारते, उधर जाओ मारते, बीच में रो पकड़ते, कहाँ जाए हम सब।
आप ही बताओ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जब लॉकडाउन खुले कब मरेंगे। इसके फौरन बाद ओडिशा से आने वाले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया और दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव को भेज दिया। मुझे 9 भारत का ट्वीट किया होगा संबित पात्रा जी को। संबित पात्रा जी ने ट्वीट के थ्रू मुझे बताया, तो मैंने ट्वीट के ही माध्यम से उनको बता दिया कि भाई हमने खाने की व्यवस्था उनको टाइम से 2 बजे तक पहुंच जाएगी। वहीं इस खबर के बाद दिल्ली सरकार भी एक्टिव हो गई। फौरन यहां डॉक्टर्स की टीम और मदद पहुंची। मजदूरों की जांच की गई। पता चला 10 लोगों को तेज बुखार है। 40 लोगों के ग्रुप में 10 लोग को हाई फीवर है, जिसका 101 से ज़्यादा फीवर है। तो मैं अब हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इनको कहाँ ले जाएं, इनका टेस्ट होना होगा, इनको क्वारंटाइन करना होगा। इन तमाम लोगों को जब तक आगे जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, इनके रहने और खाने का इंतजाम डिसू के नाइट शेल्टर में दिल्ली की सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है। अब इन मजदूरों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां से उन्हें ओडिशा उनके घर भेजा जाएगा। यानी मजदूरों को लेकर TV9 भारतवर्ष की मुहिम रंग लाई। इन मजदूरों के चेहरों पर खुशियां आई। चाहे कुछ भी हो जाए, मां अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। लॉकडाउन में मां बेटी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको रुला देगी। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखकर आपका दिल पिघल गया होगा। सिस्टम पर बदनुमा दाग लगाती तस्वीरें हमारे समाज की सच्चाई बयां कर रही हैं। नींद के आगोश में मासूम है और दुर्गा की तरह अपने बाजुओं से ब्रीफकेस को खींचती उसकी माँ और बेटे की ये कहानी बेहद दर्दनाक है। आप खुद सुनिए। आगे रुकिए जगह। क्यों, कहाँ से आ गई हो तुम लोग? बहुत दूर से आ गई। आगे कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से ऐसे ही पैदल आ गई हो? कहाँ जाना है? जाना महोबा। मगौरा MP? महोबा झांसी। झांसी? आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ। तुम लोग पैदल काहे जा रहे हो? हैं? रिपोर्टर से बात करते हुए भी ये माँ लगातार चलती रही। बच्चे को सूटकेस पर बिठाए उसे खींचती रही, क्योंकि उसे पता है मंजिल बहुत दूर है, रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी। अभी हार नहीं माननी है और इस माँ को मदद की उम्मीद भी नहीं है। उसे तो बस अपने बच्चे को घर पहुंचाना है। जरा सोचिए, ये महिला पंजाब से निकली थी और यूपी के महोबा तक जाना है। अभी तो इस माँ को कई और इम्तिहान से गुजरना है। ये तस्वीरें आगरा के MG रोड से आई हैं। यहाँ एक ही परिवार के 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग जाते हुए दिखाई दिए। इन्हीं में से थी राममती नाम की महिला, जो सूटकेस पर रखकर अपने बच्चे को घसीट रही थी। कई दिन से पैदल चल के आ गए हो? खाना वाना? खाना पीना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो अपना जो गाने में चल रहा। ये तस्वीरें हर रोज आ रही हैं। ये तस्वीरें दिल को कचोट रही हैं। काश इन मजदूरों का सफर जल्द खत्म हो और उन्हें उनकी मंजिल मिल जाए। भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान देश के गरीब मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। सरकार गरीबों के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लेकर आई है। इसमें 67 करोड़ गरीबों को लाभ मिलेगा। अब पूरे देश में एक ही राशन कार्ड काम करेगा। इसी राशन कार्ड के जरिए मजदूर देश के किसी भी हिस्से में अपने और अपने परिवार के लिए राशन ले सकेंगे। कोविड-19 आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। 1 नेशन 1 राशन कार्ड ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशरी जो हैं वो 83% PDS की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। आज के समय में अगर
लॉकडाउन के दौरान पंजाब की एक कंपनी ने अपने साथ खड़े होने वाले 12,000 कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर दिया। ये खबर बाकी कंपनियों के लिए एक नजीर है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान कंपनियों से नौकरी जाने की खबरें आपने खूब सुनी होगी। जहां पर नौकरी बच गई वहां सैलरी कट तो पक्का आपकी जानकारी में आया होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी कंपनी में लेकर चल रहे हैं जिसने अपने 12,000 कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा किया है। पंजाब के बरनाला में इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लॉकडाउन के दौरान अपने साथ खड़े होने वाले 12,000 स्टाफ की तनख्वाह बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी की ओर से स्टाफ के इंक्रीमेंट का लेटर भी जारी कर दिया गया। खाना फ्री में दे रहे, सैलरी भी हमें टाइम से दे रहे थे और रहने की भी सही से प्रबंध किया था हमारी सैलरी पहले 18,000 थी, 18 से 25 कर दी है हमने। हमारी पहले सैलरी 18,000 थी, अब हमारी 25,000 होगी और बहुत खुशी की बात है सर। हमारी सैलरी मेल आ जाती है और सर वगैरह ने भी हमें बता दिया था, इसलिए हमें पता। 4 विभाग ने हमें जो है सूचित किया है कि आपकी सैलरी जो है 25,000 हो गई है, की मेल आई है। इस कंपनी की खुशी वाजिब, क्योंकि जब हम आपको इनका इंक्रीमेंट का आंकड़ा बताएंगे तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। 12,000 कर्मचारियों के सैलरी में इजाफा, सैलरी में 38 से 48% का इंक्रीमेंट। 18,000 सैलरी वालों को अब 25,000 मिलेंगे, 27,000 सैलरी वालों को अब 40,000 मिलेंगे। चेयरमैन श्री राजिंदर गुप्ता जी उन्होंने मैसेज आया सी बतौर मेल आई है। ठीक है, पूरे ग्रुप ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ IL1 18,000 ਤੇ ਸੀ ਲੈਵਲ 1 ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 25,000 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 27,000 ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 40,000 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। पंजाब बरनाला ग्रुप ऑफ कंपनीज कपड़े, केमिकल और पेपर मिल के कारोबार में लगा हुआ है और इसके अलग अलग प्लांट के स्टाफ की सैलरी बढ़ा दी गई। कंपनी का कहना है कि जो लोग महामारी के दौर में भी कंपनी के साथ खड़े रहे, अब कंपनी ऐसे लोगों का सम्मान कर रही है। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी के सचिव और उप सचिव को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मंडी को बंद कर दिया गया। उधर जयपुर सब्जी मंडी में आज भी लापरवाही नजर आई। दिल्ली की सब्जी मंडियों में जारी लापरवाही के बीच बहुत बुरी खबर आ रही है। दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक गाजीपुर फल और सब्जी मंडी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी कोरोना के शिकार हो गए हैं। इस खबर के बाद गाजीपुर सब्जी मंडी में हड़कंप मच गया है। इसे 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अब अगले 2 दिनों तक सब्जी मंडी में कारोबारियों और खरीदारों के आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब सब्जी मंडी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 4 बजे से 11 बजे तक सब्जी मंडी खुलती थी, लेकिन इस दौरान भी पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसके अलावा दिल्ली की ओखला और आजादपुर सब्जी मंडी में भी कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। जाहिर है देश के कई राज्यों में सब्जी मंडी से कोरोना की दहशत में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी कई सब्जी कारोबारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और उनकी वजह से सब्जी खरीदने वाले भी दहशत के साए में हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट जयपुर में भी अब तक 43 से ज्यादा सब्जी बेचने वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। यहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर माहौल उड़ रहा है। प्रशासन यहाँ पर मौके पे मौजूद ही नहीं है और 5 दिन पहले ही यहाँ पर एक सब्जी व्यापारी को यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद पूरा ये मंडी बंद कर दी गई थी, आसपास का इलाका सील कर दिया गया था। लेकिन फिर आज वापस से यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंस का माहौल उड़ रहा है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कोई यहाँ पे प्रशासन का नुमाइंदा मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण और फैला तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार तमाम दावे और वादे कर रही है, लेकिन धरातल पे ग्राउंड पे जब हम आए रिपोर्टिंग करने तो दावे और वादे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। मरकज से भागे मौलाना साद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 150 से ज्यादा जमातियों ने पुलिस को बताया है कि मौलाना साद ने ही जबरन उन्हें मरकज में रोका था। मरकज के मुखिया मौलाना साद के सारे भेद अब खुल गए। मौलाना साद के शागिर्दों ने ही मौलाना का एक एक कारनामा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बता दिया है। अब दिल्ली पुलिस जल्द ही मौलाना साद को अपने शिकंजे में लेने वाली। मौलाना साद के 150 जमातियों का खुलासा, क्राइम ब्रांच से पूछताछ में जमातियों का खुलासा। मौलाना साद ने जमातियों को जबरन रोका था। मौलाना साद के कहने पर मरकज में रुके जमाती। 20 मार्च के बाद भी मरकज में रुके थे जमाती। कोरोना के डर से मरकज से निकलना चाहते थे। मौलाना साद ने जमातियों को मरकज से नहीं जाने दिया। साफ है, सब कुछ जानते हुए भी मौलाना साद के मरकज में जमातियों को लगभग बंधक ही बना रखा था। कोरोना काल में ये जमाती अपने अपने ठिकानों पर वापस जाना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने उनको अपने नापाक मंसूबों के जाल में फंसा रखा था। लेकिन शातिर मौलाना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बचने की
हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मौलाना साद ने अब तक किसी सरकारी लैब से अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि मौलाना जानता है कि जैसे ही सरकारी अस्पताल से कराए हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो क्राइम ब्रांच मौलाना साद को पूछताछ के लिए बुला सकती है। मौलाना साद को एक बात अच्छी तरह से पता है कि जब तक वो अपनी कोरोना नेगेटिव वाली रिपोर्ट पुलिस को नहीं देगा तब तक क्राइम ब्रांच मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत चाह कर भी उसे पूछताछ के लिए नहीं बुला सकता। कोरोना के इसी मेडिकल प्रोटोकॉल का फायदा इस वक्त मौलाना साद उठा रहा है। बहरहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भी मौलाना साद के पैतरों के बारे में पता है। TV9 भारतवर्ष ने भी ऑपरेशन तहलका में दिल्ली में मौलाना साद के छिपने के ठिकाने पर साल का सबसे बड़ा खुलासा किया था। लिहाजा अब दिल्ली पुलिस मेडिकल एक्सपर्ट से भी बात कर रही है कि अगर मौलाना साद सरकारी लैब में कोरोना टेस्ट नहीं भी कराता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लॉकडाउन 4 की शुरुआत में ही राजधानी दिल्ली में डीटीसी बसों की सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ। देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में डीटीसी बस सेवा शुरू हो सकती है। इसके लिए बैठकों का दौर जारी है और तमाम पहलुओं पर विमर्श चल रहा है। माना जा रहा है कि अगर इन बसों को चलाने की इजाजत दी गई तो इनके साथ कुछ शर्तें भी लागू होंगी ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जाए। दिल्ली की जो बस डिपो है वहां पर धूल फांक रही ये बसें बहुत जल्द दिल्ली की सड़कों पर फर्राटे भरते हुए दिखाई पड़ेंगी और इसको लेकर डीटीसी के अधिकारियों की बैठक है वो दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के साथ हो चुकी है। डीटीसी और DIMTS यानी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत से मुलाकात की और बस सेवा शुरू होने की संभावनाओं पर चर्चा की, जिस पर शुक्रवार तक मुहर लगने की उम्मीद है, जिसके तहत एक बस में 20 से ज्यादा यात्री सफर नहीं कर सकेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ 50% यात्री ही सफर करेंगे। यात्रियों को कैश में टिकट ना लेना पड़े, इसके लिए डिजिटल पेमेंट या किसी दूसरे विकल्प को तलाशा जाएगा। बस यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क वाले यात्रियों की बस में एंट्री पर रोक लग सकती है। बस यात्रियों के फोन में आरोग्य ऐप होना भी अनिवार्य किया जा सकता है। डीटीसी बस के चालक, परिचालक और मार्शल यात्रियों के संपर्क में न आए, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। रूट की हर यात्रा के बाद बस को सैनिटाइज किए जाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। ऑरेंज जोन में ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा के परिचालन की इजाजत मिल सकती है, जिसमें 2 यात्रियों को बैठने की इजाजत दी जाएगी। तमाम दिशा निर्देश हैं, तमाम जो प्रस्ताव हैं वो दिल्ली सरकार के सामने रखे गए हैं, जिस पर शुक्रवार तक मुहर लगाई जा सकती है और जैसे ही लॉकडाउन 4 शुरू होगा तो उसके बाद दिल्ली की जनता को डीटीसी की बसें दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों को कहीं सरकारी मदद मिल रही है तो ऐसे हजारों मजदूर हैं जो पैसे देकर ट्रकों के सहारे यूपी और मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र से भी पलायन कर रहे हैं। मुंबई से खासकर भारी संख्या में जो मजदूर हैं वो अपने गांव की ओर चल दिए हैं, फिर वो यूपी हो, बिहार हो, MP हो, देश के तमाम जगहों पर ये लोग जो हैं वो जा रहे हैं। और ट्रेनें, हालांकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो है इन मजदूरों के लिए शुरू की गई हैं, लेकिन इन ट्रेनों की टिकट उपलब्ध नहीं होती और ऐसे में कई मजदूर जो हैं वो ट्रक के सहारे चले जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए राज्य सरकार की ST की बसें हैं। ऐसी ही कुछ बसें आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे, और ये बसें जो हैं जो मजदूर यहाँ पर काम करते हैं मुंबई में उनको अपने अपने राज्य पहुँचाने का काम करेगी। पानी है, खाना है और इसके अलावा सैनिटरी पैड जो कि एक महिला के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ होती है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ मजदूरों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये लोग जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं? यूपी। ये बताइए क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं आप? सेंटरिंग का। आप यूपी जा रहे हैं, टिकट हो गई है? टिकट नहीं, ऐसे ही जाएगा। फ्री में राज्य सरकार की बस? फ्री में जाएगा। आखिरकार राज्य सरकार ने बस का इंतजाम कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा साफ किए हैं। इनके लिए इस वक्त खाना, पानी और रहने की और घर जाने की व्यवस्था हो जाए यही बहुत है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं मुंबई आगरा हाईवे की, जहां पर मजदूर जो हैं वो अब स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों से अपने अपने राज्य को चल दिए हैं, लेकिन उसके पहले NGO द्वारा जो खाना दिया जा रहा है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लुत्फ उठा रहे हैं और बस इंतज़ार में है कि जल्द से जल्द ये अपने घर पहुँच जाए। कैमरा पर्सन सुबह निजाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। देश के 10 ऐसे शहर हैं जिन्होंने कोरोना से जुड़ा एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या कहती है ये रिपोर्ट, देखिए।
कोरोना वायरस की वजह से देश के 10 शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन 10 शहरों में ही कोरोना वायरस के करीब 42,000 से ज्यादा मामले हैं, जिसका सीधा मतलब है कि देश के 56% कोरोना के मरीज सिर्फ इन 10 शहरों में हैं। लेकिन आज आपको उन टॉप 10 शहरों का आंकड़ा दिखाते हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना के टॉप शहरों में सबसे पहले नंबर आता है मुंबई का, जहां कोरोना वायरस से 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 595 से ज्यादा मौत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है, जहां 7,998 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। 105 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 6,644 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 445 से ज्यादा मौत हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से चेन्नई में अभी तक 5,262 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 43 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में 3,161 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से संक्रमित हो गए हैं, जिसमें से 170 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र का ठाणे कोरोना संक्रमित शहरों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है, जहां 3,065 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2,107 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, इनमें से 94 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान का जयपुर इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है, जहां 1,341 से ज्यादा लोग बीमार हैं। अभी तक 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1,125 लोग संक्रमित हैं, जबकि 139 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जोधपुर में कोरोना वायरस से कुल 919 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में ये वो 10 बड़े शहर हैं, जिनमें से कुछ की गिनती महानगरों में होती है, जहां छोटे शहरों की तुलना में बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर है, लेकिन ये शहर कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। चर्चा है कि सरकार की नई डिस्चार्ज पॉलिसी की वजह से ये बदलाव आया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए ये खबर। पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। संक्रमण के मामले भारत में काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत से एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। ये महज आंकड़ों की बाजीगरी है या फिर नई डिस्चार्ज पॉलिसी का कमाल है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा आंकड़ों और उसके पैटर्न पर गौर करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित मरीज काफी तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं। भारत में मरीजों की रिकवरी रेट बेहतर है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत में कोई कमी नहीं है। कुल कोरोना संक्रमित में से 3.25% मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन रिकवरी रेट 32.85% है। देश में 78,000 से भी अधिक कोरोना के मरीज हैं, लेकिन इनमें से लगभग 26,000 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। क्या तेजी के साथ ठीक हो रहे मरीजों के पीछे सरकार की नई डिस्चार्ज पॉलिसी है? क्योंकि जैसे ही नई डिस्चार्ज पॉलिसी सामने आई, मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा बढ़ गया। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि क्या है सरकार की नई डिस्चार्ज पॉलिसी। केवल कोरोना के अति गंभीर मरीजों का ही डिस्चार्ज होने से पहले RT-PCR टेस्ट होगा। मरीजों को 10 दिनों में ही छुट्टी दी जाती है। कोरोना के लक्षण आने के 10 दिन के बाद या 3 दिन तक बुखार ना आए तो बिना टेस्ट की छुट्टी दे दी जाती है। सरकार ने 8 मई से नई डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की थी, जिसके बाद ठीक होकर घर लौटने वाले मरीजों के आंकड़ों में तेजी के साथ उछाल देखा गया। अब जरा नई पॉलिसी के पहले और बाद के आंकड़ों में गौर कीजिए। 1 मई को 692 मरीज ठीक हुए, 2 मई को 953 घर लौटे, 3 मई को 869, 4 मई को 875 लोग ठीक हुए, 5 मई को 1399, 6 मई को 1022 और 7 मई को 1084 मरीज ठीक हुए। 8 मई को जैसे ही नई डिस्चार्ज पॉलिसी लागू हुई तो आंकड़ों में काफी अंतर देखा गया। 8 मई को 1273 मरीज ठीक हुए, 9 मई को 1307, 10 मई को 1511, 11 मई को 1559, 12 मई को 1538 मरीज ठीक हुए। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑरेंज जोन में सैलून की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन वहां कोरोना से कैसी जंग चल रही है, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम में सैलून संचालकों ने अनूठा तरीका अपनाया। सैलून में आने वाले ग्राहकों की कटिंग और शेविंग PPE किट पहनकर की जा रही है, ताकि सैलून में आने वाले ग्राहकों या सैलून स्टाफ में इन्फेक्शन ना फैल सके। इतना ही नहीं, सैलून संचालक सैलून को पूरी तरह से सैनिटाइज करके ग्राहकों को बेहतर सर्विस दे रहे हैं। सैलून संचालकों ने बताया कि सैलून में ग्राहकों की भीड़ न लगे, इसके लिए उन्हें टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट दी जा रही है। कस्टमर के लिए हम लोगों ने डिस्पोजेबल टॉवल, डिस्पोजेबल कटिंग शीट और ये सब काफ़ी चीज़ है, डिस्पोजेबल वैक्सिंग किट, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके का चार्जेस हमने अभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं शुरू किया, ना ही हमने इसमें कोई रेट इंक्रीज़ किया। सैलून में किस तरह का भीड़ ना हो, इस वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन में कई तरह की सेवाओं की इजाजत दी जा रही। लोगों के भीतर भी एक दूसरे के पास जाने का खौफ है। ऐसे में जब इस तरह के सैलून के बारे में उन्हें पता चला तो वो बिना किसी डर के सैलून पहुंचने लगे और सैलून संचालक के इस मुहिम की तारीफ करते नजर आए। सीजर सब कुछ यूज करते हैं, वो भी डिसइंफेक्ट किया हुआ है, वो भी सैनिटाइज किया हुआ है। तो
ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर सैलून वाले को इसी हिसाब से सोचना चाहिए, जैसे इन लोगों ने सोचा है अपने कस्टमर्स के लिए, उन्होंने अपने खुद के लिए भी अपने आप को ऐसे पहन के रखा है पीपीई से कि ताकि वो कस्टमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो कस्टमर्स को भी सेफ रखा है, उनको खुद को भी सेफ रखा है। गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर शुरू की गई ये सेवा वाकई शानदार है। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 के बाद ऑरेंज जोन में तब्दील हुए गुरुग्राम में सैलून खोलने की भी इजाजत दे दी गई, लेकिन शर्तों के साथ। ग्राहकों की सुविधाओं के साथ साथ पर्सनल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, ताकि लोगों के मन में डर ना रहे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।